हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आज बेटा हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी का एक बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आज देखते हैं उस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले अगर हम आज शुरू करें तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बेटा जी यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ देखें हमारे पास वर्ड आ रहा है साइकिल, राइट। साइकिल का मीन निकल के आता है कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट पर हूँ अभी और एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम के बाद मैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाऊं तो उसे साइकिल कहा जाएगा। क्या बोलेंगे उसको? साइकिल। मतलब एक कोई पर्टिकुलर पाथ है उसे मैं बार बार फॉलो कर रहा हूँ और वो जो पाथ पर जो मुझे फेज आ रहे हैं उन्हें मैं बार बार फॉलो कर रहा हूँ और पर्टिकुलर ए पॉइंट पर वापस आ जाऊँ तो उसे क्या बोला जाएगा? साइकिल। अब सेल के रिगार्डिंग बात करनी है। दूसरा डिवीजन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन क्या चीज होती है? तो क्या था कि सबसे पहले सेल साइकिल पे जाने से पहले हम ये देख लें कि डिवीजन कैसा होता है या क्या होता है और उसके बिहाफ पर हम सेल को डिफाइन करते हैं। तो पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, टाइप ऑफ सेल। नंबर फर्स्ट इज टाइप ऑफ सेल on the basis of division। टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। तो अगर आप अपने माइंड में सोचें कि भाई डिवीजन के बिहाफ पे हमारी बॉडी में कितने टाइप की सेल हो सकती हैं, जरा सोच के देखिए। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे पास जब मैं डिवीजन के बिहाफ पे सोचता हूँ तो हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल होती है बेटा। नंबर फर्स्ट इज सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल। और नंबर सेकंड इज जर्म सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है अगर आप डिवीजन के बिहाफ पर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दो टाइप की सेल मिलेंगी, सोमैटिक और जर्म सेल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। कहता है अगर मैं जर्म सेल सोमैटिक सेल की बात करूं तो सोमैटिक सेल जब भी डिवाइड करेगी पुत्र, जब भी डिवाइड कर रही है तो वो मुझे रिजल्ट में दो सेल प्रोवाइड कर रही है और वो दोनों के दोनों सेल अपनी पेरेंटल सेल के जस्ट इक्वलेंट है। मतलब अगर मैं इसे बोलूं पेरेंटल सेल, तो जो पेरेंटल सेल का जैसा जेनेटिक मेकअप है सेम टू सेम मेरी रिजल्टेंट जो मेरी प्रोजेनी सेल है उनका भी वैसे ही मेकअप है, राइट। जैसे मैं बात करूं मेरे पास जो मेरी पेरेंटल सेल है वो बाय नेचर कैसी है बेटा? डिप्लॉइड। उसमें 46, अगर मैं यहाँ ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो 46 डीएनए के मॉलिक्यूल है। देन इसका जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसका जो वेट है बेटा वो कितना है? 2C। और जैसे मेरे पास जो रिजल्टेंट सेल है जब मैंने उनका चेक किया इंडिविजुअली इंडिविजुअली जब मैंने इनका चेक किया तो पता लगा दोनों सेल्स का नेचर 2N आया है, जेनेटिक मटेरियल 46 है, डीएनए के मॉलिक्यूल और वेट कितना निकला? 2C। मतलब दोनों सेल का अपना अपना। इस वाली सेल का भी कितना है? 2N 46 2C और इसका भी क्या है? 2N 46 और 2C। इतनी बात क्लियर हो रही है? बात समझ आ रही है? नाउ इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी डिवीजन यहाँ किया है वो इक्वलेंट चीज बना रहा है, तो नाम मैंने यहाँ रखा इक्वेशनल डिवीजन। क्या रखा बेटा इसका नाम? इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि इक्वेशनल डिवीजन इसलिए क्योंकि हमारे पास सेल अगर 2N थी तो आप 2N ही रहे, अगर बाई चांस सेल हैप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड ही रहेगी। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास सेल का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो पहले डिप्लॉइड थी अब भी डिप्लॉइड है या पहले हैप्लॉइड थी आगे भी वो हैप्लॉइड ही हो रही है, तब उसे हम ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे बेटा? मतलब सॉरी, ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलोगे पुत्र इसको? इक्वेशन। अब आप देख रहे हो जेनेटिकल मेकअप सेम टू सेम आया है, तो फिर मैं इस सेल का नाम क्या रख सकता हूँ बेटा? इन सेल्स को मैं बोल सकता हूँ डॉटर सेल। क्या बोल सकता पुत्र जी उसको? डॉटर सेल। अब बोलोगे सर डॉटर सेल ही क्यों बोला, सन सेल क्यों नहीं बोला? सन सेल बेटा मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं सन सेल इसलिए नहीं बोला क्योंकि
नेचर ने नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस करने का अगर हम ह्यूमन के अंदर देखें तो फीमेल को पावर दी है, तो सेम हम इसीलिए हम कहते हैं कि ये भी डिवाइड हो सकती है, ये भी एक से दो हो जाती है, तो नाम क्या रखते हैं इसको, डॉटर सेल। और क्या कह सकता हूँ, जेनेटिक मेकअप सेम है तो मैं इसे बोलूंगा बेटा क्लोन सेल। क्या कह सकता हूँ उसको बेटा, क्लोन सेल। इतनी बात समझ आ गई। यानी कि जब भी सोमैटिक सेल डिवाइड करती है तो आपके पास नंबर इंप्रूव हो जाता है, नंबर हमारा पहले से बढ़ गया है। दूसरा, अब मैं अगर इसको एक साइंटिफिक नाम दूं, इस डिवीजन को एक साइंटिफिक नाम दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशनल डिवीजन को मैं क्या और क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशनल डिवीजन को मैं बोल सकता हूँ माइटोसिस। क्या बोलेंगे पुत्र जी, माइटोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है माइटोसिस। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं जाता हूँ जर्म सेल की तरफ। कहते जब मैंने जर्म सेल के बारे में डिस्कशन किया, तो जब मैं वहां सेल की बात कर रहा हूं, सॉरी, यहां जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे ही सेल डिवाइड करती है बेटा जी, जैसे ही सेल डिवाइड कर रही है, डिवाइड करने के बाद मुझे जो रिजल्टेंट जो सेल मिल रही है बेटा, वो मिल रही है टोटल 4। आप देख रहे हैं नंबर तो इंप्रूव हुआ है, बट आप देख रहे हो साइज पहले से डिक्रीज हो गया है। यहां सोमैटिक सेल के अंदर जब आपने डिवाइड किया तो मेरे पास 2 सेल बनी, और जैसे ही जर्म सेल के अंदर मैंने बात की तो जैसे अपने डिवाइड किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल है वो कितना है बेटा, हमारे पास 4 आ गया। अब हमारे पास यहां पर जो सेल का नंबर कितना है, टोटल 4 आया। अब इसका मतलब यहां जो आप डिवाइड कर रहे हो, और मैं अपनी सेल का अगर जेनेटिक मेकअप चेक करता हूं तो सेल बाय नेचर थी डिप्लॉइड, 46 डीएनए के मॉलिक्यूल थे और वेट था 2C। लेकिन जैसे डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद जो रिजल्टेंट सेल मेरे को मिली वो अपने आप में सभी की सभी अपने आप में इंडिविजुअली हैप्लॉइड निकली, 23 डीएनए के मॉलिक्यूल निकले, और वेट जो था वो C हो गया। तो डिफरेंस आया है, मतलब यहाँ चीजें इक्विवेलेंट रह रही थी, यहाँ चीजें इक्विवेलेंट नहीं हो रही थी। कहने का मतलब कि यहाँ अगर आप डिप्लॉइड हैं तो हैप्लॉइड हो जाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो ये डिवीजन नहीं हो सकता। इतनी बात आपको समझ आ गई। यानी जो भी चीज़ है वो रिड्यूस हो रही है, रिडक्ट हो रही है, पहले से आधी हो रही है, हाफ हो रही है। इसीलिए मैंने इस डिवीजन का नाम क्या रखा बेटा, रिडक्शनल डिवीजन। हम इसे क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शनल डिवीजन। तो हमें डिवीजन का भी नॉलेज हो रहा है कि जो डिवीजन है वो 2 टाइप का हो गया, इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन। और इस रिडक्शनल डिवीजन को हम फिर साइंटिफिकली क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं बेटा, जैसे उसको हमने माइटोसिस बोला, इसे हम बोल सकते हैं मियोसिस। क्या बोल सकते हैं पुत्र जी, मियोसिस। इतनी बात समझ आ गई हमारी, क्लियरेंस होगी। यानी एक आ गया मेरे पास माइटोसिस और एक मेरे पास क्या हो गया, मियोसिस। यानी हमारे पास जो डिवीजन है वो 2 टाइप का हो गया, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है इसका मतलब ये हुआ, इसका मीन ये हुआ कि जब भी मैं सोमैटिक सेल्स के अंदर डिवीजन करता हूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगी बेटा जी, ग्रोथ। क्या मिलेगी पुत्र जी, ग्रोथ। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब आपका नंबर या आपका साइज, सेल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी जब भी आप सोमैटिक सेल के अंदर माइटोसिस करते हैं, यानी हम जब भी सेल के अंदर माइटोसिस करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलती है, ग्रोथ। क्या मिलती है पुत्र, ग्रोथ। लेकिन जब भी मैं जर्म सेल के अंदर जब भी मैं ये काम करूंगा तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा बेटा, रिजल्ट में मुझे मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन मिलने के चांसेस हैं। तो कहते हैं इसका मतलब इनको फिर हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे इनको डॉटर सेल बोल रहे थे, इनको हम क्लोन सेल कह रहे थे, इसको क्या बोलोगे, कहता है इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप इसको, आप अब चक्कर क्या, इसको कॉमनली तो मैं बोलूंगा गैमीट्स। क्या बोलूंगा पुत्र जी, इनको हम कहेंगे गैमीट्स। लेकिन बात ऐसी है कि बॉडी 2 टाइप की है, हो सकता है मेल की बॉडी है, हो सकता है फीमेल की बॉडी है। अगर मेल की बॉडी है तब मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, तब इसको मैं बोलूंगा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। और अगर ये फीमेल की है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, ऊटेड, या फिर ओवम, या फिर ओवम। इतनी बात समझ आ गई। यानी जब गैमीट्स बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट जनरेशन को रिसीव कर सकते हैं जर्म सेल की हेल्प से। इतनी बात समझ आ गई, क्लियरेंस हो गया सारा। तो हमें अभी हम अपने मेन टॉपिक पे नहीं आए, बट हमें सेल को हमने डिवाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ सेल। आगे देखते हैं, इतनी बात समझ आई, क्लियरेंस हो सभी को। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं,
नेक्स्ट मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं, अगला जो मेरे पास पॉइंट आया, नेक्स्ट मेरे पास है टाइप ऑफ टिश्यू। पहले सेल की बात कर ली, टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। कहते हैं डिवीजन के बिहाफ पे आप ये बताइए कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के क्या मिलते हैं बेटा, टिश्यू, कितने टाइप के टिश्यू अवेलेबल है। तो कहता जब मैंने डिवीजन के बिहाफ पर बात की तो मेरी बॉडी के अंदर बेसिकली 3 टाइप के टिश्यू हमें मिले हैं। टोटल हमें 3 टाइप के टिश्यू देखने को मिले हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो टोटल हमें 3 टाइप के टिश्यू देखने को मिले हैं। पहला टिश्यू अगर मैं डिस्कस करूं मेरे पास, बेटा जी पहला जो टाइप मेरे पास आया वो है लेबाइल टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटा, लेबाइल टिश्यू। दूसरा टिश्यू है बेटा स्टेबल टिश्यू, स्टेबल टिश्यू, राइट। और आखिरी मेरे पास आएगा बेटा परमानेंट टिश्यू। तो हमारे पास 3 टाइप के टिश्यू आ गए बेटा, लेबाइल टिश्यू, स्टेबल टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब इनको देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। कहता स्टेबल टिश्यू वो होगा बेटा ऐसा टिश्यू जो बॉडी में लगातार डिवाइड कर रहा है। जैसे से एक से सेल दो ही, दो से फिर वो डिवीजन में चला गया, लगातार बिना रुके वो लगातार डिवाइड कर रहा है। ये डिवाइड करने की पावर रखता है बट करंट में डिवाइड नहीं कर रहा, और ये कभी डिवाइड नहीं कर सकता। जब से ये बना है इसमें डिवाइड करने की पावर नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, लेबाइल टिश्यू कौन होते हैं, टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, जो लगातार डिवाइड कर रहा है। ये टू डिवाइड अप टू नीड, और ये इसमें क्या होता है बेटा, लैक ऑफ डिवीजन। क्या होता है पुत्र जी इसमें, लैक ऑफ डिवीजन। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ डिवीजन। नाउ अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल के बिहाफ पे अगर मैं डिस्कस करूं तो यहां मेरे पास जो एग्जाम्पल आते हैं जो लगातार डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्किन एपिथेलियम, राइट। तो स्किन आपकी डेली बन रही है, डेली रिप्लेस हो रही है। दूसरा गट एंडोथेलियम, हमारी जो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसकी जो लाइनिंग है वो भी लगातार टूटती रहती है। आप फूड खा रहे हैं तो फूड से वो धीरे धीरे निकलती रहती है और नई वाली आती रहेगी। स्टेबल टिश्यू बेटा वो होगा जो डिवाइड करने की एबिलिटी तो रखता है बट करंट में डिवाइड नहीं कर रहा। ये तब डिवाइड करेगा जब आपको जरूरत होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किडनी की सेल होगी आपकी, लीवर की सेल होगी बेटा आपके पास, या फिर आपके पास हो गया पैंक्रियाज। तो ऐसे कुछ ऑर्गन्स बॉडी के जो लगातार डिवाइड नहीं कर, जैसे मान लो एक 16 साल का बच्चा और एक 17 साल का बच्चा है, तो दोनों एक ही बच्चा जो है, पहले वो 16 साल का हो फिर 17, तो 16 और 17 साल के बच्चे का जो लीवर या पैंक्रियाज के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वो डिफरेंस जब, हाँ वही बच्चा जब 15 से 20 साल, अब आज वो 15 का और आज से 5 साल का, जब वो 20 साल का होगा तब वो डिफरेंस आएगा। तो ये वाले ऑर्गन लगातार डिवाइड नहीं करते, करंट में डिवाइड नहीं करते, जब नीड होगी जब जरूरत होगी तब कर सकते हैं। परमानेंट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है जैसे मसल एंड नर्वस टिश्यू। और जैसे कि हमें पता भी है कि जब आपका बर्थ होता है तो हमारे पास नंबर वाइज 639 नंबर होता है मसल्स का, और ये टिल डेथ तक सेम ही रह सकता है, नंबर कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो मसल्स का नंबर फिक्स है, यानी इसमें क्या है, डिवाइड करने की पावर नहीं है। सेम जो नर्वस टिश्यू है आपका, उसका भी नंबर हमारी बॉडी में कैसा होता है, सेम होता है। वो ना इंप्रूव हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज हो सकता है अगर वो बॉडी से रिमूव हो जाए, मसल का नंबर डिक्लाइन हो सकता है अगर मतलब आपकी वो पोर्शन ही गायब हो जाए, तब हो सकता है। तो बेसिकली जब मैंने डिवीजन के बिहाफ पर टिश्यू को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास टोटल 3 टाइप के टिश्यू निकल के आ गए। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे पास जो बॉडी में अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 2 टाइप की सेल आ रही है, और उसके बिहाफ में मैंने 2 डिवीजन निकाल दिए, माइटोसिस और मियोसिस। इतनी बात समझ आ गई। नाउ आगे देखते हैं। तो अब हम जाते हैं अपनी फर्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है बेटा सेल साइकिल। नंबर फर्स्ट इज सेल साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सेल साइकिल के अंदर अगर हम जो डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, कहता सेल साइकिल बहुत सिंपल सा है। सेल साइकिल के अंदर हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फेजेस हैं बेटा, कुछ फेजेस हैं जिन्हें हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि वो कह रहा है कि हमारे पास G1, S, G2, M और G1। जब मैं इन फेजेस को बार बार रिवाइज करता हूं तो उसे कहते हैं सेल साइकिल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई आपसे पूछे तो ये वाला फेज है, एम फेज। एम फेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। तो कहता है जो सेल साइकिल है उसमें आपको ये फेजेस बार बार रिवाइज करने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। आपने G1 से एस में जाना, एस से G2, G2 से एम, एम से G1, G1 से एस, एस से G2, G2 से एम। ये बार बार रिवीजन चलेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल साइकिल। क्या बोलोगे उसको, सेल साइकिल। अब कहता है सेल साइकिल जो है बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसे अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें इसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो कहता है कि हमारे पास जो ये जो पार्ट है, अगर हम इसको देखें तो सेल साइकिल को अगर थोड़ा सा हम डिफाइन करके लिखें तो हमारे पास बात क्या बन रही है। कहते हैं कुछ भी नहीं है, सेल साइकिल के अंदर हम कुछ फेजेस है जैसे रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, अगर यहां देख लें थोड़ा सा हम, sequences of events, हमारे पास कुछ सीक्वेंस है। तो सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट, अब यहां अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इवेंट है जैसे G1, S और G2। तो इनको हमने बार बार रिवाइज कर रहे हैं ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिन्हें हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिवाइज कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच cell duplicate their genetic material। समझ आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इवेंट्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं बार बार, और उससे हो क्या रहा है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो रहा है। क्या बेटा बीजू, वो डुप्लीकेट हो रहा है, राइट। और साथ में हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर रहे हैं एंड सेंट्रियोल। हम एक तो अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर रहे हैं और साथ में सेंट्रियोल कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, टू फॉर्म डॉटर सेल्स, और साथ में क्या बना रहे हैं बेटा, डॉटर सेल्स बना रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो प्रोसेस है सेल साइकिल थोड़ा डुप्लीकेट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम दो फेजेस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वो मेरे पास कौन कौन सा पार्ट आ गया, बात कर लेते हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो हमारे पास वो दो फेज कौन से आ गए। पहला बेटा जी यहां हमने जो फेज लिया हुआ है वो मेरे पास आता है, नंबर फर्स्ट इज, अब हमें डिवाइड करना है बेटा। सेल साइकिल में हम दो, इस पूरे पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला प्रिपरेशन फेज, सेकंड वन इज एक्चुअल डिवीजन फेज। अब अगर हम यहां देखें तो हमारे पास दो फेज आ गए, प्रिपरेशन फेज और एक्चुअल डिवीजन फेज। कहता है इसी को अगर मैं साइंटिफिक नाम दूं, थोड़ा सा साइंटिफिक नाम दूं, तो इसी को मैंने बोला इंटरफेस। क्या बोला बेटा इसको, इंटरफेस। और इसको क्या नाम दिया बेटा मैंने, एम फेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बेटा, प्रिपरेशन फेज और वो क्या, एक्चुअल डिवीजन फेज। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई घर पे जैसे फंक्शन करते हैं तो फंक्शन से पहले वाला जो टाइम होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन फेज। और जिस दिन फंक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एम फेज। यहाँ सच में हमने डिवाइड करना है, तो ये एक्चुअल डिवीजन फेज है। तो कहता है जो इंटरफेज हमारे पास आ रहा है, इंटरफेज है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरनोड, जैसे हमारे पास होता है ना इंटरनोड, इसे ये, तो हमारे पास ये क्या चीज है, इसे क्या बोला जाता है बेटा, इंटरनोड। सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नोड। क्या बोलते हैं इसको, नोड। स्टैम्प पर होते हैं ना, स्टैम्प पे प्रेजेंट होते हैं नोड,
और दो नोड के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इंटर नोड, सेम टू सेम। इंटरफेस क्या है, दो फेजेस के बीच में। कैसे फेज देख लेते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास एक एम है, आपके पास क्या बेटा, एम फेज, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद एक नेक्स्ट एम फेज आएगा। ये एम है, ये एम डैश है। तो अगर मुझे एम से एम डैश में जाना है, अगर मुझे एम से एम डैश में जाना है, तो मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, मुझे फेस करना पड़ेगा G1 से मैं जाऊंगा, G1 से मैं जाऊंगा S में, S से मैं जाऊंगा G2 में, G1 से जाऊंगा S में, S से जाऊंगा मैं G2 में। यानी कि अगर मुझे M से सक्सेसिव M पे जाना है, M से सक्सेसिव M पे जाना है, तो मुझे ये तीन फेज फेस करने पड़ेंगे। यानी इंटरफेस के अंदर कौन कौन आ रहा है, इंटरफेस के अंदर मेरे पास आएगा ये तीनों फेज आएंगे, ये इसके अंडर में आएंगे। क्लियर हुआ, सभी को समझ आ गया। और एम जो है बेटा, एम की मीनिंग हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एम एक एब्रीविएशन की तरह यूज हो रहा है। एम को मैं ले सकता हूँ एज अ माइटोसिस, या मैं इसको ले सकता हूँ एज अ मियोसिस। इतनी बात समझ आई, या तो माइटोसिस या फिर मियोसिस, है ना। तो ये वाला पोर्शन हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो फोकस है वो इसके ऊपर है। पहला क्या हमारे पास, प्रिपरेशन फेज, तो हम देख लेते हैं। नाउ हम बात करते हैं प्रिपरेशन फेज की। प्रिपरेशन फेज क्या गया बेटा, प्रिपरेशन फेज। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को मैं कहता हूं क्या, इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस। अब कहते हैं इसको अगर समझना है तो समझने के लिए मैं एक पाई चार्ट की हेल्प लूंगा। यहाँ पे एक पाई चार्ट का हेल्प लेते हैं, तब थोड़ा आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है। हमारे पास कुछ पार्टीशन है, मैंने क्या किया, मेरे पास जो ये जो मैंने पाई चार्ट लिया इसको मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ बेटा जी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ मैंने जो एग्जांपल के लिए जो सेल ली है वो लिए बेटा ह्यूमन की सेल, ह्यूमन सेल। और ह्यूमन सेल को, सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 24 आवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबके लिए अलग अलग वेरिएबल होता है, बट ह्यूमन सेल के लिए, सोमैटिक सेल के लिए हम कितने ले रहे हैं, 24 आवर्स। तो मैं इंटरफेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो कहता है कि आपके पास ये जो टाइम जोन है, इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास जब हमने ये पार्ट शुरू किया तो बेसिकली आप देख रहे हैं मेरे पास ये सेल है, और मेरी सेल अभी यहाँ बैठी हुई है, इस पॉइंट पर है, राइट। और वो इस पाथ को फॉलो करेगी, इस पाथ को फॉलो करेगी, इस पाथ को फॉलो करेगी। और जैसे ही वो यहाँ वापस पहुंचेगी तो वो 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 से 2 हो जाएगी। जब चली थी तब तो सिंगल थी, और जब वापस उसी पॉइंट पर पहुंची तो 1 से 2 हुई। तो मतलब रास्ते में कुछ उसके साथ हुआ है, कुछ ना कुछ। तो देख लेते हैं क्या हुआ है। तो कहते हैं जब हमारी हम अगर हम बात करें प्रिपरेशन फेज की और इंटरफेस की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो पहला ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे G1 फेज, इसे मैं बोलूंगा बेटा S फेज, इसे मैं बोलूंगा बेटा G2 फेज, और इसे मैं बोलूंगा बेटा M फेज। क्या बोलेंगे इसको बेटा, M फेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जब आप G1 से चलते हैं और G2 तक पहुंचते हैं, G1 S और G2, इस टाइम पर मेरे पास जो मेरा जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपको किस फॉर्म में नजर आएगा, क्रोमेटिन फॉर्म में। क्रोमेटिन, वो क्रोमेटिन फॉर्म में नजर आता है। और ये जो जोन है, ये जो टाइम स्केल है, ये कौन सा टाइम स्केल है बेटा, आप कहाँ हैं अभी, आप है इंटरफेज में। इंटरफेज यानी जब तक आप इंटरफेस में होते हो, G1 S और G2 में होते हो, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा मुझे किस फॉर्म में नजर आता है, क्रोमेटिन फॉर्म में नजर आता है। किस फॉर्म में नजर आता है बेटा, वो क्रोमेटिन फॉर्म में। अब क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन मेरे पास एक थ्रेड फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है बेटा, थ्रेड फॉर्म। और वही थ्रेड फॉर्म में कहाँ नजर आएगी, इंटरफेस में। नाउ इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास मैंने आपको बताया था कुछ सेल ऐसी होती है जो डिवाइड ही नहीं कर रही, या अभी हाल फिलहाल डिवाइड नहीं कर रही।
तो वो जो सेल है वो आपकी एक अलग फेज में बैठी होती है, और उस फेज को हम नाम देते हैं बेटा, उस फेज का नाम होता है G1 फेज, सॉरी G0 फेज। क्या बोलते हैं बेटा उसको? G0 फेज, उसे कहते हैं हम G0 फेज। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो इसे कहते हैं G0 का स्टैंड बाई, क्या बोलते हैं बेटा उसको? क्विसेंट फेज, या इसी को मैं बोलता हूँ रेस्टिंग फेज। तो कुछ सेल तो परमानेंटली इस फेज में होती है, बट जैसे हमारे पास पैंक्रियाज, किडनी या लिवर, उनकी सेल कुछ टाइम के लिए हो सकती है, वापस आ जाती है, तो आपको वापस फैक्टर देके दोबारा इस साइकिल में लाया जाता है। ओके, अब हमारी सेल क्या कर रही है? हमारी सेल जो है सबसे पहले G1 में जाएगी, G1 से वो एंट्री करेगी S से, S में जाएगी G2 में, और G2 से जाती है वो M में, और जैसे M में जाएगी तो फिर आगे 102 हो जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज कहता है, जब आप चले थे, जब आप कहाँ अवेलेबल थे? G1 में। तो G1 में मेरे सेल का जो नेचर था, सेल थी बाय नेचर डिप्लॉयड, उसके पास थे 46 DNA के मॉलिक्यूल, और उसका वेट था 2C। जैसे ही आपकी सेल एस फेज में एंटर करती है तो वो अभी भी डिप्लॉयड ही है, क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 46 है, लेकिन जो जेनेटिक अमाउंट है वो हो गया 4C। वो कितना हो गया बेटा हमारे पास? 4C। जैसे ही आप G2 में आए तो आप डिप्लॉयड ही हैं, 46 क्रोमोसोम के मॉलिक्यूल है, लेकिन जो वेट है वो कितना हो गया बेटा हमारे पास? 4C। कितना हो गया? 4C, यानी 2C से या 4C होगा। अभी ये होता क्या है? तो कहता है जो C होता है, C इज इक्वल टू पिकोग्राम, ये यूनिट होती है बेटा, पिकोग्राम। और 1C की जो वैल्यू बेटा 1 इंटू 10⁻⁻15 kg, तो वहाँ 4C है या 2C, आपस आपने उसको मल्टीप्लाई करना है उतने अमाउंट के साथ, तो हमें पता लग गया 1C की वैल्यू इतनी है। अब वो कह रहा है कि आपके पास ये चीज़ें रहती हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप, अब टाइमिंग हमने कहा था कि 24 आवर्स होता है, लेकिन कहते हैं जब आप जीवन में होते तो जीवन को कंप्लीट करने के लिए आपको लगते हैं बेटा टोटल 11 आवर्स। जब आप एस में होते तो आपको लगते बेटा 4 आवर्स, जब आप G2 में होते तो तब लगते बेटा आपको 8 आवर्स, और जब आप M में होते तो बेटा आपको लगते हैं 1 आवर्स। यानी सबसे कम टाइम जो है वो किस में लग रहा है? हमें लग रहा है M फेज के अंदर। तो इससे क्या चीज़ हमने निकाला, डिस्कशन क्या निकली? कहता है जो आपके पास प्रिपरेशन फेज और एक्चुअल डिवीजन फेज है, तो प्रिपरेशन फेज को कंप्लीट होने में लगते हैं 23 आवर्स ह्यूमन सेल के अकॉर्डिंग, और एक्चुअल डिवीजन को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है बेटा? 1 आवर। यानी हमारे पास हमारा 95% जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो प्रिपरेशन फेज में ही हो रहा है, तैयारियों में ही हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई? क्लियरेंस हो गया? तो अब वो कह रहा है कि जैसे ही आप जीवन बनाएंगे तो 11 घंटे में आपको जीवन में अपने सारे काम करने हैं। इसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? कहते हैं इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ चेक पॉइंट होते हैं पुत्र। जब आप जीवन से एस पे एंटर लेते हैं तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है, राइट? नीट में यही आता है, टाइमिंग पूछता है आपको एमसीक्यू के थ्रू, नीट एग्जाम में टाइमिंग पूछेगा, चेक पॉइंट पूछेगा, क्रोमेटिन का फॉर्म, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म पूछेगा। तो यानी जब जेनेटिक मटेरियल आपका G1 S और G2 में तो किस फॉर्म में होगा? आपको वो क्रोमेटिन फॉर्म में नजर आएगा। तो हमें पहला चेक पॉइंट भी मिलता है, जब आप G2 से M में एंट्री करते हो तब आपको दूसरा चेक पॉइंट मिलता है बेटा, ये सेकेंड चेक पॉइंट है, इसको बोलते हैं G2M चेक पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम G1 S चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट, ये मेरे पास क्या है बेटा? G2M चेक पॉइंट, और ये क्या है? G1S चेक पॉइंट। इसके साथ साथ M फेज जो है उसकी मिडिल में भी मुझे एक चेक पॉइंट मिलता है, और ये M में मिलता है तो उसका नाम दिया हमने M। वैसे इस M का मीनिंग होता है मेटाफेज, ये चेक पॉइंट मेटाफेज में बैठा होता है। तो टोटल आपके पास कितने चेक पॉइंट हो गए? टोटल मेरे पास हो गए बेटा 1 2 और 3। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल चेक पॉइंट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 3। टोटल हमारे पास कितने चेक पॉइंट है? 3। और उनका नॉमेनक्लेचर भी पूछा जा सकता है कि उनको बोलते क्या है। पहला G1S चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट। इतनी बात समझ आ गई आपको? इतनी क्लियरेंस हो गई? तो ये मेरी साइकिल है। देन जब साइकिल चलेगी ना और आप अपनी सेल को यहाँ देखोगे, G2 जब यहाँ पर एंट्री लेने वाली होगी M में, तो उसका जो साइज होता है ना ऑलमोस्ट डबल हो चुका होता है। मतलब जो सेल यहाँ से चली थी वो यहाँ जब यहाँ पहुंचेगी तो अपने साइज को डबल कर लेती है। अब क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं G1 की, कि भाई G1 में क्या हो रहा है, S में क्या हो रहा है, G2 में क्या हो रहा है और M में क्या होगा।
तो मेरे पास जो पहला जो फेज आया उसे मैं बोलता हूं, पहले फेज को बोल रहे हैं जीवन, जीवन फेज, या मैं से बोलूंगा गैप 1 फेज, या मैं से बोलता हूं प्री प्री सिंथेटिक फेज, यानी क्योंकि अभी डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ नहीं है तो प्री सिंथेटिक फेज, राइट। यानी कि हमारे पास जीवन फेज में क्या होने वाला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं जीवन के अंदर सबसे बड़ी चीज हम क्या करेंगे, जीवन के अंदर हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू एमआरएनए एंड न्यू प्रोटीन्स। आपने नए नए एमआरएनए बनाने जिससे नई नई प्रोटीन्स जनरेट होंगी। और हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन फॉर सिंथेसिस फेज, जो नेक्स्ट जो फेज आने वाला है सिंथेसिस फेज, उसकी हमने तैयारियां करनी है। मतलब उसकी तैयारी क्या करनी है, मतलब उसके लिए जो भी प्रोटीन्स होंगी, जो भी प्रोटीन्स आपको रिक्वायर होंगी वो इसी वाले फेज में हमें तैयार करनी है। इतनी बात समझ आ रही है। दूसरा और क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। तो जितने भी आपको साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनील्स मिलते हैं उनका अपने क्या करना बेटा, डुप्लीकेशन। क्या करना बेटा, डुप्लीकेशन। ये हो रहा है जीवन में। ये कहाँ हो रहा है, जीवन के अंदर। मतलब आपने आगे ऐसे तो मतलब बेसिकली जीवन में आपने डुप्लीकेशन करना है, आपने सारी प्रोटीन्स बनानी है और वो भी बनानी है जो यहाँ रिक्वायरमेंट होगा। एस फेज के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब यहाँ तैयार की जाएंगी, राइट। तो उसको बोलते हैं प्री सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं उसको, प्री सिंथेसिस फेज। सिंथेटिक की जगह सिंथेसिस करना ज्यादा बेटर रहेगा। प्री सिंथेसिस, राइट। प्री सिंथेसिस फेज भी कह सकते हो, जीवन फेज, गैप 1 फेज और दिस। अब दूसरा क्या आ गया मेरे पास, दूसरा बेटा मेरे पास आया नेक्स्ट इज G2 फेज। अगली हम बात कर रहे हैं, सॉरी वेरी सॉरी, G2 नहीं, अगला मेरे पास आएगा S फेज, या इसे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सिंथेसिस फेज। यहां क्या हो रहा है, यहां बेसिकली पुत्र, यहां हम कर रहे हैं डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और वो कौन है हमारे लिए, डीएनए। और क्या हो रहा है, और हम कर रहे हैं डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। किसा कर रहे हैं बेटा, सेंट्रोसोम। दो चीजों को हमने करना है, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। तो ये काम कहाँ कहाँ हो रहा है, एस फेज में। अब इसका मतलब क्या हुआ, कहना इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ कंटेंट चेक करूँ, तो जब आप जीवन में होते हो तो जीवन में मेरी जो सेल होती है वो बाय नेचर डिप्लॉयड होती है। 46 डीएनए के मॉलिक्यूल है और वेट उसका है 2C। यानी कि अगर मैं कोई एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाऊं तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा आपको, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक सिंगल। 46 डीएनए के मॉलिक्यूल मैंने एक बना दिया। जब आप एस फेज में होते हो तो एस फेज में मेरे पास, एस फेज के अंदर मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी सेल का नेचर वो अभी भी डिप्लॉयड ही है, डीएनए का नंबर भी 46 ही है, बट जो वेट है वो 4C हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास जेनेटिक मटेरियल है, जैसे ये डीएनए का मॉलिक्यूल था, अब ये डबल अमाउंट में हो गया है। नंबर कांस्टेंट है लेकिन अब वो इस तरीके से डबल हो गया है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल, यानी कि मतलब क्या हुआ, मीन्स ये निकला नंबर ऑफ, ये हमें याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट और सेम
उनमें कोई चेंज नहीं आया, नंबर वही है। यहां भी आप 46 थे, यहां पर भी आप 46 है। इतनी बात समझ आ रही है, क्लियरेंस हो रहा है। अब अगर हम देखें आगे तो एस फेज में हमने देख लिया कि ये चीजें आ रही है। नाउ नेक्स्ट हम देखें अगला जो फेज आने वाला है, अगले फेज को बेटा मैं कहता हूं G2 फेज या फिर गैप 2 फेज या फिर पोस्ट सिंथेसिस फेज या ये रखिए पहला आ गया G2 फेज, गैप 2 फेज या पोस्ट सिंथेसिस फेज। तो ये जो है वो आ गया गैप 2 के बारे में। अब यहां क्या होने वाला है, कहता है गैप 2 में मैं क्या करूंगा, गैप 2 के अंदर मैं करूंगा डुप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग ऑर्गेनील्स। मान लो कुछ ऑर्गेनील्स रह गए थे डुप्लीकेट करने से, उनका नंबर मैं यहाँ पे इंप्रूव करूंगा, राइट। और क्या करूंगा इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स। अभी भी कुछ अगर कोई प्रोटीन्स रह गई हैं तो उनको मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। वो कहाँ हो रहा है, G2 फेज के अंदर। इतनी बात समझ आए कि नहीं। यानी कि जब मैं G2 फेज में होगा तब भी मेरा जो जेनेटिक मेकअप होगा वो अभी भी वही है। क्या आप डिप्लॉयड है, 46 डीएनए के मॉलिक्यूल है, लेकिन जेनेटिक जो वेट आपका है वो कितना है, 4C। कितना हो गया बेटा जी, 4C। यानी जो पर डीएनए का मॉलिक्यूल है वो मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है और वो डबल अमाउंट में है। और ये तीनों ही फॉर्म, ये जो तीनों ही फॉर्म आपको नजर आ रही है, ये तीनों की तीनों फॉर्म बेटा कौन सी है, ये है क्रोमेटिन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये बेटा, आपके जेनेटिक मटेरियल की क्रोमेटिन फॉर्म। यानी अगर आप G1 में है या आप S में है या आप G2 में है तो किस फॉर्म में नजर आओगे, क्रोमेटिन फॉर्म में ही नजर आओगे। तो मेरे पास डीएनए के 46 मॉलिक्यूल ऐसे अवेलेबल है। इतनी बात समझ आ गई, इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ ली प्रिपरेशन फेज के बारे में। अब मैं रेडी हूं एम फेज में जाने के लिए। जीवन में जो काम होना चाहिए था वो इसने चेक करना है। अगर वो आपने काम किया तभी आप एस में जा सकते हैं। G2 में जो काम होना चाहिए था वो अगर आपने किया है वो चेक करेगा G2M, तभी आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो G2M चेक पॉइंट आपको वापस बैक कर देगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी एम जो चेक पॉइंट है, यानी जो चेक करता है कि मेटाफेज स्टेज पर जो क्रोमोसोम की जो लाइनिंग है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसका काम ये कर रहा है। इतनी बात समझ आई, क्लियरेंस हो गया। ये हमने डिस्कशन कर लिया प्रिपरेशन फेज का। तो यानी कि हम प्रिपरेशन फेज को सारा हमने सीख लिया कि भाई हमारे पास G1 क्या होता है, S क्या होता है और G2 क्या होता है। इन तीनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम जाते हैं एक्चुअल डिवीजन फेज के ऊपर। कहाँ जाना है बेटा हमने, एक्चुअल डिवीजन फेज पे। नाउ एक्चुअल डिवीजन फेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, अगर एक्चुअल डिवीजन फेज पे हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहां अगर हम डिस्कशन करें, अब हम आ गए हैं एक्चुअल डिवीजन फेज पर, राइट। और एक्चुअल डिवीजन फेज को ही हम क्या कहते हैं, एम फेज, एम फेज। ओके, अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो एम फेज है वो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास सेल दो टाइप की है। अब मैंने कौन सी सेल पकड़ी है उसके बिहाफ पे मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, है ना। कहता कि मैं एम को स्टैंड बाई पे लेके जा सकता हूँ। एम स्टैंड फॉर माइटोसिस और एम स्टैंड फॉर मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस तब लेके जाऊंगा जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सोमैटिक सेल की। अगर मैं सोमैटिक सेल की डिस्कशन कर रहा हूं तो माइटोसिस हो रहा होगा, और अगर मैं जर्म सेल में हूं तो मैं क्या कर रहा होगा बेटा, मियोसिस। क्या कर रहा होगा, मियोसिस। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कहता है हमारे पास जो माइटोसिस है उसको फर्दर हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसे कंप्लीट होने में दो हिस्से लगते हैं।
कहता है इसमें पहला जो फेज आता है उसे मैं कहता हूं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कैरियोकाइनेसिस। और उसको क्या लगता है बेटा? साइटोकाइनेसिस। ओके। जो साइटोकाइनेसिस है बेटा उसका मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है इसको? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देन सेम यहां पे भी अगर हम बात करें तो हमारे पास, हम इसको भी दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। मियोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? मियोसिस मतलब हमारे पास दो पार्ट आ जाते हैं मियोसिस के अंदर। पहला आता है बेटा मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 रोमन लैंग्वेज वाले हैं, 1 2 नहीं है। यानी मियोसिस दो फेज में पूरा होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। इसके फर्दर हम देखें तो दो पार्ट है, वही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब वो कहता है दो मियोसिस के बीच में भी हमारे पास क्या होता है? डिफरेंस होता है। दो मियोसिस के बीच में जो टाइम जोन है, एक मियोसिस से लेके दूसरे मियोसिस के बीच में जो गैप होता है उसे मैं कहता हूं बेटा इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकाइनेसिस। हमारे पास दो मियोसिस के बीच में जो डिफरेंस है उसे क्या बोलोगे? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस, है ना? समझ आ गई बात? तो अब हमारा पूरा फोकस है माइटोसिस के ऊपर, फिर बाद हम जाएंगे मियोसिस के ऊपर। इतनी बात क्लियर हुई? समझ आया ना? तो अब हम जाते हैं माइटोसिस के ऊपर। इतनी दो चीजें समझ में आई आपको? हमने क्या बोला कि मेरे पास जो माइटोसिस है सोमैटिक सेल, और अगर सोमैटिक सेल पकड़िए तो माइटोसिस होगा, और जर्म सेल पकड़िए तो मियोसिस होगा। सोमैटिक सेल से हमेशा हमें ग्रोथ ही मिलती है और सेल की रिपेयरमेंट होती है, ग्रोथ होती है, जबकि जर्म सेल से हमें नेक्स्ट जनरेशन मिलने के चांसेस होते हैं। इतना में फर्क है। इसके अलावा बेटा एक डिवीजन और हमारे पास होता है, जो थर्ड कह सकते हैं आप, उसे हम बोलते हैं ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको? ए माइटोसिस। ए माइटोसिस इनसे कैसे डिफरेंस है आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास जब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना? तो ये पाथवे चलते हैं। तो कहता कि जब आप ए माइटोसिस के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम कैरियोकाइनेसिस तो कर रहे हैं और साइटोकाइनेसिस भी कर रहे हैं इसमें ए माइटोसिस में, लेकिन हम क्या करते हैं कि वहां पर ए माइटोसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम फटाफट डिवीजन कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया? हमने अपनी साइकिल के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा था कि हमारे पास जैसे एक चल रहा था G1, फिर आ रहा था S, फिर आ रहा था G2, और फिर आ रहा था M, और फिर आ रहा था G1। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ दो ही फेज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो दो फेज कौन से हैं? कहता हम M से जा रहे हैं S में, S से जा रहे हैं M में, S से जा रहे हैं M से, बस इन्हीं दोनों के बीच में जो है सर्विस घूमी जा रही है। तो उसे बोलते हैं ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ए माइटोसिस। इतनी बात समझ आई? चलिए आज के लिए थैंक यू। अब हम अपना बाकी का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।